हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातु और धातु और उपधातु क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। दोस्तों, अगर धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण को आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है। धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। आज का आपका टॉपिक रहेगा कि अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। धातुओं के भौतिक गुण पहले हम जानेंगे, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, धातुओं के भौतिक गुण। दोस्तों, धातुओं के निम्नलिखित प्रकार के भौतिक गुण पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को हम बताए हैं कि अधातुएं जो होती हैं उनमें अघात वर्धनीयता नहीं होता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत का कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती हैं। अधातुएं जो होती है दोस्तों उनमें क्षणभंगुरता का गुण पाया जाता है, दोष पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट आपका कह रहा है दोस्तों कि अधातुओं के धात्विक चमक नहीं होती है। अधातुओं में, नोट करते रहिएगा आप लोग, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कितना भी इसको पीट देते हैं दोस्तों अधातुओं को, उसमें धात्विक चमक नहीं होती है। दूसरा पॉइंट का जैसे में दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सल्फर और फास्फोरस। दोस्तों, इसका जो सतह होता है वो मलिन होता है, मिट्टी के कलर का होता है, हल्का फुल्का गंदा, गंधखोर जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका सतह जो होता है वो मलिन होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप लोगों को हम बता रहे हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका अधातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा का, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का, नोट करते रहिएगा, ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। कौन? अधातुएं, जितने भी प्रकार के धातुएं होती हैं वो विद्युत का क्या होती है दोस्तों, कुचालक होती हैं। उसमें उसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, अर्थात जैसे में सल्फर और फास्फोरस यहाँ भी हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सल्फर और फास्फोरस यहाँ भी हम ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट में धातुओं के, अधातुओं के में और धातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, कह रहा है पॉइंट में कि धातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि धातु को हम शुद्ध 24 कैरेट का जो सोना होता है दोस्तों, उसको अगर 100 ग्राम आपको मिल जाए तो उसको 10 या 12-15 किलोमीटर तक आसानी से खींच कर बढ़ा सकते हो, बीच में से कहीं टूटता नहीं है। ठीक उसी का जस्ट अपोजिट होता है अधातु। अधातुओं को खींच करके हम बढ़ा नहीं सकते हैं दोस्तों, बार बार वो बीच में से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की धातु जो होती है, जो बार बार टूट जाती है खींचने से, वो क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपका है आपका, इनके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। इनके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। अब दोस्तों, भंगुरता का गुण पाया जाता
है। अब ये भंगुरता क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि भंगुरता क्या है। दोस्तों भंगुरता का अर्थ यही है कि जब किसी हम लोहे को रख करके, जैसे हम लोग कच्चा लोहा ले लेते हैं और उसको पीटते हैं, जब पीटते हैं दोस्तों तो उसके अंदर फैलाव नहीं होता, अगर फैलाव होता है तो चारों तरफ से क्या हो जाता है, दाने के रूप में फट जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, दाने के रूप में फट जाता है। अर्थात इसी प्रक्रिया को, फटने की प्रक्रिया का, दाने के रूप में फटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, अगला पॉइंट नोट करिए, बता रहे हैं आपको। अगला पॉइंट आपका कह रहा है दोस्तों कि अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। क्या होता है दोस्तों, अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अधातुएं जितने अनेक प्रकार के द्रव विलायकों में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी धातुएं जो है कि द्रव विलायकों में क्या हो जाती है, घुल जाती हैं, तो दोस्तों इसका एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। जैसे में आपका हो जाएगा सिलिकॉन, CS हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो जाता है दोस्तों, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हो जाता है। और दोस्तों आयोडीन के अंदर हम क्या करते हैं, आयोडीन के अंदर किसको घुला देते हैं दोस्तों, क्लोरीन को घुला देते हैं। सल्फर के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड को और आयोडीन के अंदर हम क्लोरीन को घुला देते हैं। दोस्तों ये द्रव विलायकों में भी क्या होती हैं, विलेय होती हैं। कौन, अधातुएं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में। ये दोस्तों आपका भौतिक गुण रहा, अब हम आपको रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और आपको हम रासायनिक गुण के बारे में बता रहे हैं। अब यहां पर आपको रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत पहला पॉइंट हम लिए, अधातुओं की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अधातुओं जैसे मान लो दोस्तों कार्बन है, अगर कार्बन की हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। क्या बनाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो आइए देख लेते हैं, C की क्रिया यानी कार्बन की क्रिया जब हम O2 से कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है दोस्तों, गैस बनाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो अम्लीय होती है। प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है अधातुओं में अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं इसी में, ये A पॉइंट था, अब इसका B पॉइंट बता दे रहे हैं दोस्तों। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे करा देते हैं, जल से करा देते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से करा देते हैं दोस्तों तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, H2CO3 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये रहा। जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो अधातुएं कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय रूप में प्राप्त होता है और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है आपका दोस्तों कि अगर हम अधातुओं की क्रिया, नोट करते रहिएगा, अधातुओं की क्रिया जल से, अधातुओं की अभिक्रिया लिखिएगा, अभिक्रिया जल से कराते हैं तब। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जब हम अधातुओं की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो जल के साथ ये सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या करती है दोस्तों, जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती है। अर्थात यदि हम कार्बन की बारे में बात कर लेते हैं तो कार्बन को जब जल में हम घोलते हैं दोस्तों तो वो कार्बन आपका ऊपर ही ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है, अर्थात वो जल के साथ सही ढंग से क्रिया नहीं कर पाता है। तो इसका दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा कि जल से अभिक्रिया नहीं होती है, केवल हम यहाँ पर नहीं होती है नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला आपको हम बता रहे हैं
अगला पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, ये कह रहा है कि धातुओं की अम्लों से यदि हम क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। तो नोट कर लीजिए, अधातुओं की अम्लों से बार बार हम क्रिया लिखना चाहिए दोस्तों, आप क्रिया लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया। अब दोस्तों जब हम अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब अधातुओं की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तब क्या होता है। जब दोस्तों अधातुओं की क्रिया हम अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि सामान्यतः अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं प्रदर्शित करती हैं। साधारणतः जो अधातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। इनकी तभी क्रिया संभव हो सकती है जब प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होती है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि यदि हम H2SO4 लेते हैं, इसको जब दोस्तों हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये हाइड्रोजन प्लस 2 आयन में टूट जाता है दोस्तों, और प्लस SO4 प्लस 2 आयन में टूट जाता है, ठीक है। SO4 प्लस 2 आयन में टूट जाता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो 2 हाइड्रोजन प्लस आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, और त्याग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये त्याग रहा है, हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाने की प्रकृति उत्पन्न कर रहा है। अर्थात पहले से प्रोटॉन है और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका पूर्ति हो गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 2 प्रोटॉन का जब वो त्याग कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी उसमें से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। यानी त्यागने से धनायन बना रहा है, लेकिन जब वो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला क्या हो रहा है, ऋणायन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बताएंगे यहाँ पर अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अधातुओं की यदि हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है यदि हम फास्फोरस की क्रिया किससे करा रहे हैं दोस्तों, 6Cl2 से करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 12 भाग क्लोरीन से करा रहे हैं, तो ये आपका फास्फोरस क्लोराइड क्या बनाएगा दोस्तों, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करेगा। क्या करेगा दोस्तों, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का ये निर्माण कर लेगा, ठीक है दोस्तों। और इनके अंदर सहसंयोजक बंध बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सहसंयोजक बंध बनेगा। सहसंयोजक बंध आपको आगे हम पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। कब, जब हम फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं तब। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपका और लास्ट पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। दोस्तों यदि हम अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइए देख लेते हैं। यदि दोस्तों नाइट्रोजन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से करा देते हैं, 3H2 से करा देते हैं, 3 अभी यहाँ पर मत लगाइए, तो ये बनाता है आपका NH3, अमोनिया गैस बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, NH3 बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर 2 भैया, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। अब यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ पर आसानी से 2 लगा लो, नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन की क्रिया किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन से करा देते हैं, तो जब हम कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से करा देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH4 बनेगा, अर्थात मेथेन गैस का निर्माण होगा। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो आसानी से हम खट से यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करना आप ना भूलें, धन्यवाद।